नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास बड़े 101 भारत में ग्राम विकास खंड 1 ग्रामीण समाज इकाई 4 ग्रामीण नगरीय पारस्परिक क्रियाएं 4.0 उद्देश्य। इस इकाई में आपको भारत में शहरी एवं ग्रामीण संपर्क की प्रकृति के बारे में बताया जाएगा। इसमें आपको शहरी ग्रामीण संपर्क की अवधारणा, मानवावृजन एवं इसके शहरी एवं ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, शहरी ग्रामीण संपर्क की विमाएं एवं प्रमुख मध्यस्थ तथा शहरी एवं ग्रामीण समाजों में निरंतरता एवं परिवर्तन के बारे में भी बताया जाएगा। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि शहरी एवं ग्रामीण की अवधारणा तथा शहरी एवं ग्रामीण संपर्क की समझ आ जाएगी। मानवावृजन की अवधारणा एवं इसके शहरी एवं ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की समझ में विकास होगा। शहरी ग्रामीण संपर्क के प्रमुख मध्यस्थों की पहचान कर पाएंगे और शहरी एवं ग्रामीण समाज की निरंतरता एवं परिवर्तन की जांच की समझ। 4.1 प्रस्तावना। पिछली इकाई में आपने भारत के शक्ति संरचना के बारे में पढ़ा। इसमें आपने पढ़ा कि गांवों से जिला एवं खंड स्तर पर पंचायती राज की स्थापना होती है, जिसका संपर्क राज्य एवं राष्ट्रीय शक्ति संरचना से शहरी ग्रामीण संपर्क के होते हुए राजनैतिक दलों, उनके कार्यकर्ताओं, कार्यालय, मुख्य कार्यालय, स्थानीय नेताओं की शिक्षा तथा उनके ऊपर के संपर्क के बारे में जानकारी होती है। इस इकाई में हम शहरी ग्रामीण संपर्क तथा इस संपर्क का मानव आव्रजन एवं कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों जो कि ग्रामीण समाज का लोकतंत्रीकरण मुख्य कारक हैं जो शहर एवं गांवों के बीच के संपर्क को बढ़ाते हैं। आइए ग्रामीण एवं शहरी को समझाकर शुरू करें। 4.2 शहरी एवं ग्रामीण। शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही संबंधित शब्द हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ संबंधों को जानकर समझा जाता है। ये समाज की दो भिन्न पर्यावरणीय स्थितियों हैं, वह जो ग्रामीण परिवेश में निवास करता है ग्रामीण तथा जो शहरी क्षेत्र में रहता है उसे शहरी कहा जाता है। ग्रामीण परिवेश प्रकृति एवं भूमि के निकट होता है तथा इस परिवेश में न्यूनतम बदलाव होते हैं। दूसरी तरफ शहरी परिवेश कृत्रिम होता है जो प्रकृति से बनाया जाता है। के श्रीवास्तव के दृष्टिकोण से दोनों समाजों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। 1. शहरी की तुलना में ग्रामीण समाज छोटा अर्थात कम जनसंख्या तथा कम क्षेत्रफल वाला होता है। अनेक संस्थान, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, स्कूल, डाकखाना, क्लब आदि यहाँ होते भी हैं या नहीं भी। यदि होते भी हैं तो वे पर्याप्त नहीं होते व उनमें सब सुविधाएं नहीं होती जो शहरी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 2. ग्रामीण जनसंख्या घनत्व भी कम होता है तथा जातिगत आधार पर बैठा रहता है। एक ही स्तर के लोग एक साथ पड़ोस में रहकर भी एक दूसरे से भौतिक दूरी बनाकर रहते हैं, उनसे जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं। दूसरी ओर शहरी जनसंख्या अधिक होती है जिसमें अनेक प्रकार के समूह धर्मनिरपेक्ष व्यवहार से एक साथ रहते हैं। 3. ग्रामीण समाज की एक बड़ी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी रहती है जो उनके जीवन का प्रमुख कार्य है। इसी के साथ ग्रामीण समाज में अनेक अन्य समूह भी होते हैं जो दूसरे रोजगार जैसे कारीगर एवं क्राफ्ट्समैन आदि, जिनकी आजीविका कृषि उत्पादों के विनिमय से चलती है। परंतु शहरी जनसंख्या द्वितीयक उत्पादन एवं तृतीयक सेवा के व्यवसाय में लगी होती है। 4. ग्रामीण समाज में कुछ पूर्णकालिक तथा कुछ अंशकालिक विशेषा होते हैं। कारीगर एवं मिस्त्री लोग भी मानसून आदि के समय कृषि कार्यों में हिस्सा लेते हैं। छोटे किसानों के उत्पाद मुख्यतः उनकी स्वयं की खपत के लिए होता है, जबकि शहरी क्षेत्र का उत्पादन एवं सेवाएं बाजार की आपूर्ति के लिए होती है। 5. ग्रामीण समाज पारंपरिक रीति रिवाजों तथा ढंग से चलता है तथा यह पारंपरिक संस्कृति, मूल्यों, संस्कारों को संरक्षण देकर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। वहीं शहरी समाज में संस्कार परिवर्तित होते हैं। जब यह कहा जाता है कि भारत गांवों में रहता है तो इसका अर्थ है कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा मूल्यों को गांवों में ही संरक्षण मिलता है तथा वहीं से वे शहरों में पहुंचते हैं।
गांवों को पूर्णतया समझे बिना भारत की अभिव्यक्ति समझना बहुत कठिन है। दूसरी तरफ गांवों के धीमी गति के रफ्तार परिवर्तन के मुकाबले में शहरी समाज आधुनिक तथा भविष्यगामी प्रकृति का होता है। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी आपस में स्पष्ट अंतर लिए हुए होते हैं। ग्रामीण एवं शहरी को आपस में जोड़ने के अलग अलग तरीके भी समाजशास्त्री देखते हैं। आइए देखें कि शहरी ग्रामीण समाजशास्त्रियों की दृष्टि में किस प्रकार से संबंधित है। 4.3 शहरी ग्रामीण संपर्क पर आधारित दृष्टिकोण। ग्रामीण शहरी संपर्क को 3 प्रकार से समझा जा सकता है। 1. शहरी ग्रामीण विभाजन, ली शहरी ग्रामीण निरंतर सातत्यक, री शहरी ग्रामीण पारस्परिक क्रियाएं। मानव समाज की द्विभाजित संरचना उतनी ही पुरानी है जितना कि स्वयं समाजशास्त्र। सामाजिक प्रकार शब्दों को चरित्रण करने के लिए 2 निकाय दृष्टिगत है जो विशिष्ट एवं कभी अविशिष्ट प्रकार के होते हैं। प्राथमिक एवं सभ्य समाज को अनेक प्रकार से एक दूसरे से भिन्न करके विशेष सामाजिक समूहों के रूप में रखते हैं। टॉनीज, जेमिन साठ एवं गेसेल साठ, इमाइलदुर थीम का यात्रिक एवं सावयवी एकता, हेनरी मॉर्गन का स्थिति एवं स्पेंसर का जुझारू एवं औद्योगिक समाज के रूप में वर्गीकृत करके इसके सामाजिक चरित्र की डायकोनी को समझा जाता है। द्विभाजित वर्गीकरण के कारण को 2 मुख्य प्रकार शहरी एवं ग्रामीण में बांट देने से समाजशास्त्रियों को समाजशास्त्र को समझने में सुगमता हो गई, अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्र एवं नगरीय समाजशास्त्र दोनों समाजशास्त्र के पूर्णतया भिन्न प्रकार से जैसे विरोधी पूर्व होकर शहरी एवं ग्रामीण समाज को देखते हैं। चार्ल्स मेटकेफ ने यह चलन गांवों के अध्ययन में पाया। वहीं पर ब्रिटिश काल में S.C. दुबे, मोरिस एपलर, M.N. श्रीनिवास 1050-60 ने भी अध्ययन किए। श्रीनिवास ने स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई महापरंपरा की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार समाज का उच्च वर्ग अपने व्यवहार एवं आचार से निम्न वर्ग तक संस्कृतिकरण के द्वारा प्रवाहित होता है। उनके विचार से निम्न वर्ग के लोगों की आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में भी परिवर्तन उनके यहाँ परंपरा के संपर्क में आने के कारण होती है। जब कोई निम्न या उपजाति स्थानीय सोपान में ऊपर की ओर उठने का प्रयास करती है तो उन लोगों को प्रभु जातियों का विरोध झेलना पड़ता है। मैक्किम मैरियट ने निम्न एवं उच्च परंपरा के नीचे या ऊपर की तरफ जाने की अवधारणा को समझने के लिए प्रोकियालाइजेशन तथा सार्वत्रिकरण का प्रयोग किया। मैरियट ने प्रोकियालाइजेशन में विकास के इस प्रक्रम को निवासियों के रूप में कहा। उन्होंने सार्वत्रिकरण को एक अतिरिक्त प्रणाम के रूप में बताया जिसमें निम्न परंपरा अधिक विस्तृत एवं जटिल बन जाती है। विरोधाभासी परिप्रेक्ष्य, सतत, अंतर्निहित, एक दूसरे से मिले हुए ग्रामीण एवं शहरी संबंधों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। लोक शहरी निरंतर योजना एक ऐसा अभिगम है जो सूक्ष्म एवं विधिवत तरीके से विरोधाभासी परिप्रेक्ष्य की कमियों को बताता है। इसमें इस तथ्य पर ध्यान गया कि समाजों को उनकी घटती या बढ़ती जटिलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए। रॉबर्ट रेडफील्ड ने एक आदर्श प्रकार लोक समाज को शहरी समाज के विपरीत ध्रुव बतलाया। लोक समाज को एक छोटा, अलग, अनपढ़ समाज तथा समूढ़ एकता वाला समाज बताया। इनका रहन सहन एक साथ रहने के रूप में संस्कृति के रूप में चिन्हित किया जाता है। इनका व्यवहार पारंपरिक, त्वरित तथा व्यक्तिगत होता है। इस समाज में कोई नियम प्रयोग की आदत या बुद्धिजीवता का प्रदर्शन नहीं होता। नातेदारी पर आधारित संबंध एवं संस्थान इनके अनुभव का प्रकार बनाते हैं एवं पारिवारिक समूह क्रिया समूह होते हैं। इनमें भेद धर्म निरपेक्ष से ऊपर तथा अर्थव्यवस्था स्थिति पर न कि बाजार पर निर्भर करती है। रेडफील्ड के अनुसार स्वयं को लोग नागरिकों के निस्तरता से संबंधित पाते हैं। यही लोक समाज का चरित्र है जो विसराव ध्यान चाहता है। शहरी प्रकार को लोक चरित्र से अलग करने के लिए निश्चित गुणों की तरह रखा गया है। शहरी समाज को कभी भी आदर्श या विशेष प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया। रेडफील्ड से आधुनिक शहरी समाज कहते हैं या इस शब्द के कुछ विशेष तथ्य। इस घुब का विशेष प्रयोग यह है कि इससे सामान्यतया शहरी समाज तथा आधुनिक पश्चिमी समाज विशेष रूप से आकलित किए जाते हैं। रेडफील्ड ने अपनी टपाजलान 1930 एवं यूकान 1940 मैक्सिको के अध्ययन में पाया कि संपर्क बढ़ने से असमानता,
संस्कृति के असंगठन तथा व्यक्तिवाद एवं धर्मनिरपेक्षीकरण के लिए पर्याप्त कारण है। ग्रामीण नगरीय निरंतरता ध्रुवीय चरित्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति की संबंधित अंश के बारे में बात है जो संस्कृति नहीं वरन स्वयं में भी भिन्न होता है। अतः किसी एक निरंतरता में लोक एवं शहरी समाज दो विपरीत ध्रुवों के रूप में रहता है, क्योंकि वास्तविक समाज उसके घटकों के रूप में अवधारणा है। ग्रामीण नगरीय निरंतरता शहरी एवं ग्रामीण की निरंतरता को इनकी घटती या बढ़ती जटिलता के आधार पर उल्लेखित करता है। यह योजना भी इन दो समाजों के बीच के आंतरिक संबंधों को पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर पाई। यह शहरी एवं ग्रामीण के डायकोटोमस परिप्रेक्ष्य से भी मुक्त न हो सकी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों को पश्चिमी समाजवादी शक्तियों से मुक्ति मिली। इन नए मुक्त हुए राष्ट्रों के समाजशास्त्रियों ने अनुभव किया कि विकास की गतिविधियों के फलस्वरूप संपर्क के नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं जो कि ग्रामीण एवं शहरी समाज के बीच में परंपरा से हटकर है। हाल ही के राजनैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन ने ग्रामीण समाज में नया शहरी आयाम डाल दिया है। इसी कारण से प्राचीन समाज की प्रकृति को समझने के प्रयासों का पुनर्परीक्षण कहा गया है जब हम एक जैसे समाजों तथा शहरी केंद्रों के संपर्क की बात करते हैं। शहरों एवं ग्रामीणों के गद्य संपर्क एक लंबे समय से होता चला आ रहा है, परंतु इसके दृष्टिकोण को गांव से बाहर आने में बहुत समय लगा। इस दृष्टिकोण के आ जाने से इनके मध्य होने वाले संपर्क को समझने में पर्याप्त सहायता मिली है। 4.4 शहरी ग्रामीण संपर्क की अवधारणा। जब हम शहरी एवं ग्रामीण संपर्क की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य शहरी बनाम ग्रामीण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि ग्रामीण एवं शहरी समाज आपस में कैसे संपर्क करते हैं। ग्रामीण जीवन में परिवार, नातेदारी, जाति, धार्मिक समूह की केंद्रीय भूमिका होती है, जबकि शहर की आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक संपर्क आधुनिकीकरण के अभिकरणों, बैंकों, राज्य के कानून, योजनाओं के प्रभाव के कारण है। गांव स्वयं में कोई अलग थलग वस्तु नहीं है, वरन यह अपने शहरी तत्व के कारण नगरों से क्रियाकारी संपर्क में होते हैं। गांव एवं शहर दोनों ही इस आवश्यकता को भली भांति समझते हैं। इन्होंने इस स्थिति के पार पाने के लिए संपर्क के साधन अपनी सामाजिक संस्थाओं की सहायता से बढ़ाए हैं। संपर्क आपसी विनिमय जैसे सामान्य सेवा के द्वारा बनाया जा सकता है। ग्रामीण शहरों पर अपनी बैंक संबंधी ऋण, कृषि यंत्रों तथा अन्य सामग्रियों के कारण से निर्भर हैं तथा अपने उत्पाद को देखने हेतु भी शहरों पर निर्भर होते हैं। वहीं पर शहरी समाज गांव से खाना, सस्ती श्रमशक्ति आदि एवं अपने उत्पादित माल के ग्राहक एवं तकनीकी ज्ञान के खपतकर्ता के रूप में निर्भर होते हैं। गांव की वह अतिरिक्त आय जो अपनी आवश्यकताओं के बाद बच जाती है, ग्रामीण उसे कृषि में मशीनों का नई तकनीक के रूप में निवेश करते हैं। इस लक्ष्य के लिए ग्रामीण शहरों से अनेक प्रकार जैसे फ्रेंचाइजी, स्थानीय एवं आम चुनावों में हिस्सा लेना के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं। यह संपर्क राजनीति में नई विधाएं जोड़ती हैं जिनसे उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है। ग्रामीण जीवन अनेकानेक ऐसे कर्मकांडों तथा रीति रिवाजों के इर्द गिर्द मंडराते हैं जिनमें उन्हें तकनीक का प्रयोग जैसे ट्रैक्टर, ट्रैक, बस, साज सज्जा एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवश्यकता होती है। बढ़ते हुए बाजारीकरण जो खाद्य फसलों या नकदी फसलों में हो ने उभरते हुए ग्रामीण संस्थाओं का सृजन किया है। चौहान 1990 एक ग्रामीणों के बदलते हुए रहन सहन ने शहरी ग्रामीण सांस्कृतिक समानता को स्पष्ट किया है। ग्रामीण एवं शहरी संपर्क ने साक्षरों की नहा परंपरा तथा अनपढ़ों की निम्न परंपरा को अंदर से समझने का अवसर दिया है। विकसित देशों जैसे रूस ने कृषि से प्राप्त अतिरिक्त आय को उद्योग के प्रसार के लिए तथा उद्योग की अतिरिक्त आय को कृषि क्षेत्र में निवेश किया। शिक्षा के प्रचार प्रसार में तथा चिकित्सा सेवा के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने से ग्रामीण एवं शहरी संपर्क ने समाज को लगभग एक जैसा कर दिया है। अंतरपीढ़ी संपर्कों की बात करें तो नई पीढ़ी आधुनिक होना चाहती है तथा पुरानी पीढ़ी अभी भी अपनी परंपरागत ग्रामीण पहचान बनाकर रखना चाहती है। ग्रामीण शहरी संपर्क को और गहराई से समझने के लिए 3 पहलू हैं, जैसे क्रियाकलाप का चरित्र शोषण आधारित या सहकारिता, क्रिया का क्षेत्र आर्थिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक तथा विधि पारंपरिक या आधुनिक।
किसी समाज के संपर्क को समझने के लिए सामाजिक संरचना मुख्य औजार है, परंतु इस उपकरण का प्रयोग तब कमजोर हो जाता है जब ये क्षेत्र अपनी अपनी सीमाओं तथा क्षेत्रफल के पार जाने लगते हैं। संरचना तथा उत्पादन के साधन अन्य दो प्रमुख अभिगम हैं जिनके द्वारा शहरी ग्रामीण संबंधों को समझा जा सकता है। रेडक्लिफ-गोन 1940-222 ने पहली बार संरचना शब्द का प्रयोग अपनी सामाजिक संरचना को संबंधों का जटिल संजाल बताते हुए किया था। जॉन बोर्नेस 1954 ने संजाल को एक विश्लेषक उपकरण के तौर पर नॉर्वे द्वीप के विश्लेषण करने में किया। बर्मनीज द्वीप में स्थिर क्षेत्र पर घरेलू कृषि एवं प्रशासन का आधिपत्य था, जबकि अस्थिर क्षेत्र पर औद्योगिक क्षेत्र जो मछुआरों के यंत्र, बाजार, सहकारी तेल कारखानों का आधिपत्य था तथा तीसरा क्षेत्र जो इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ता था सामाजिक संजाल कहलाया। चौहान ने सामाजिक संजाल की अवधारणा को शहरी एवं ग्रामीण समाज के संबंधों को समझने में किया। उन्होंने सुझाव दिया कि यह अवधारणा अनेक सामाजिक प्रपंचों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक विश्लेषण को समझाने में सहायक है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों की प्रतिदिन की गतिविधियों में जो माध्यमिक तथा विशेष प्रकार के ग्रामीण शहरी संपर्क थे, को सघन रूप से समझा। ग्रामीण शहरी संपर्क को अनेक शहरी ग्रामीण समाजशास्त्रियों जैसे B.R. चौहान, K.L. शर्मा ने कार्य किया। ये सब तत्व एक ही अवधारणा के अलग अलग अर्थ है। 4.5 ग्रामीण शहरी संपर्क के कारक। ग्रामीण शहरी संपर्क कई कारकों के कारण होते हैं तथा ये स्थान विशिष्टता अर्थात दशाएं एवं स्थितियों तथा स्थान स्थान पर समय के अनुसार भी बदलते रहते हैं। परिणाम स्वरूप हमें संपर्क के अनेक प्रतिमान देखने को मिलते हैं, धीमा या तेज, कम या अधिक, सघन या विरल आदि आदि। संपर्क के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। 1. मानवामजन जो गांवों से शहरों में या इसके विपरीत होता है, ग्रामीणों एवं शहरियों के मध्य संपर्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। 2. यातायात तथा संचार साधनों के विकास ने राष्ट्रीय सीमाओं एवं सांस्कृतिक अंतर तथा भौतिक दूरियों को कम कर दिया जो संपर्क स्थापित करने में बड़ी बाधा थी। 3. ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक एवं प्रशासनिक संस्थानिक प्रसार ने दोनों के बीच संपर्क बढ़ाया है। 4. बाजारों के प्रसार ने ग्रामीण शहरी संपर्क के लिए स्थान तो बनाया ही है वरन भूमि एवं अनेक फसलों का व्यवसायीकरण भी कर दिया। 5. ग्रामीण क्षेत्रों में नीतिगत सामाजिक परिवर्तन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कारण नए जीवन स्तर तथा सामाजिक अंतर हुआ। 6. औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण दो अंतर्निहित प्रक्रम है जो अंतरावरजन तथा ग्रामीणों तथा ग्रामीण श्रम के उद्योगों में खपत करता है। 7. नातेदारी संबंधों जैसे परिवार, विवाह, जाति, समाज या धर्म ने ग्रामीण शहरी संपर्क तथा इनके पारंपरिक संपर्कों के लिए रास्ता सुगम कर दिया। ये संपर्क परंपरागत रूप से भी समाज में विद्यमान रहे हैं। 8. धार्मिक मेले तथा सांस्कृतिक प्रमन आदि परंपरागत स्रोत है जो गांवों को शहरों से जोड़ते हैं। इसी में बेहतर एवं उन्नत यातायात एवं संचार के क्रांतिकारी तकनीकों के माध्यमों का विशेष योगदान है। इन कारकों में से मानव आवाजन एक विशिष्ट कारक है जो शहरी ग्रामीण संपर्क में हमेशा से क्रियाशील सोच के रूप में रहा है। बोध प्रश्न 1 नोट। 1. ग्रामीण एवं शहरी की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? 2. ग्रामीण शहरी संपर्क की प्रमुख गतिविधियों क्या है? आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 4.6 मानवावरजन। आव्रजन एक बहुत प्राचीन विमर्श है। आदिकाल से ही मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक अकेले व समूहों में, परिवारों में, अनेक कारणों जैसे भोजन, आश्रय, सुरक्षा, व्यापार, तीर्थ तथा मनोरंजन के लिए आया जाया करते थे। यह कई स्तरों जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर होता था। आव्रजन के सदैव से विशेष उद्देश्य कारक एवं प्रभाव रहे हैं जिन्हें अब हम विस्तार से समझेंगे। 4.6.1 मानवाव्रजन की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र की बहुभाषाई शब्दावली के अनुसार आव्रजन भौगोलिक चलन या विशेष चलन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिसमें आवास परिवर्तन,
अपने पैतृक स्थान से चले जाना तथा वहां जाकर बस जाना है। इस प्रकार का आव्रजन स्थायी होता है तथा इसे अन्य आव्रजनों से अलग रखा जाना चाहिए। आगजन की परिभाषा में यह बताया गया है कि आव्रजन भौगोलिक स्थान परिवर्तन है जिसकी 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। 0 यह एक भौगोलिक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्यों का स्थायी रूप से चला जाना है। उदाहरणतः एक गांव से या शहर से दूसरे गांव या शहर में जाकर बस जाना। ली बदलाव की दिशा, डी बदलाव का कारण, इव बदलाव के प्रभाव दोनों इकाइयों पर पड़ता है, अर्थात जहां से आए हैं तथा जहां पर गए हैं। इस प्रकार आव्रजन मात्र भौतिक चलन नहीं है जो मनुष्यों में होता है, वरन यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं अन्य घटनाओं का पूरा समूह है। 4.8.2 मानव आव्रजन की दिशा। ग्रामीण शहरी संदर्भ में आव्रजन 4 दिशाओं में होता है। 1. ग्रामीण से ग्रामीण आव्रजन, ली शहरी से शहरी आव्रजन। 3. ग्रामीण से शहरी आव्रजन एवं शहरी से ग्रामीण आव्रजन। उपरोक्त आव्रजनों में से तीसरा एवं चौथा ही परोक्ष रूप से ग्रामीण शहरी संपर्क से संबंधित है। विश्व के सभी क्षेत्रों में लोग गांवों से शहरों की तरफ आव्रजन करते हैं। आधुनिक शक्तियां इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक परिवर्तन एवं नगरीकरण का प्रमुख कारण रहा है। दूसरी ओर कुछ विकसित देशों के लिए अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि उन देशों में गांव एवं नगरों में विकास के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं रह गया है, बल्कि उन देशों में यह उल्टा प्रक्रम हो गया है, जहां लोग शहरों से गांवों की तरफ शांत वातावरण, समान नई सुविधाओं से युक्त स्थानों की तरफ जा रहे हैं। विकासशील देशों में ऐसा नहीं है। ग्रामीण विकास के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में अब गांवों में भी आधुनिक सुविधाएं एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। इसने बहुत कम संख्या में शहरों से गांवों की तरफ आव्रजन उन स्थानों पर करना प्रारंभ कर दिया है जो ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से विकसित हैं, परंतु भारत में इसका अभी अभाव है। 4.6.3 मानव आव्रजन के कारक। आव्रजन के कारकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. पुश फैक्टर या धकेल कारक। 2. पुल फैक्टर या खींच कारक। धकेल कारक में व्यक्ति अनेक समस्याओं के कारण, जैसे शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक के कारण आव्रजन करने को विवश होते हैं, अर्थात उनका पैतृक स्थान उन पर दबाव डालता है कि वे आव्रजन करें। दूसरी तरफ खींच कारक वे कारक है जिनके लोभ में मनुष्य उन बेहतर जीवनयापन करने के कारण शहरों की तरफ खिंचता है। अच्छी ढांचागत सुविधाएं जैसे रेल, सड़क, सवार, बिजली, बाजार, रोजगार के अवसर, सामाजिक स्तर, धर्मनिरपेक्ष व्यवहार, कानून, मानव अधिकार आदि शहरों में उपलब्ध होते हैं जो गांवों के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वास्तव में आव्रजन साधारण रूप से मौसमी, चक्रीय, स्थायी या अस्थायी रूप से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना है। यह गांवों की संपन्नता पर निर्भर नहीं होता। के.एल. शर्मा के अनुसार 3 प्रमुख कारक बृहद ढांचागत परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण एवं विशेष दशाएं गांव एवं शहर के संदर्भ में आव्रजन का सामाजिक चरित्र निर्धारित करती है। अतः एक तरफा आव्रजन जो शहर के विभिन्न भागों में होता है में पुश एवं पुल कारक गांव के जीवन का एक अंग ही है। विप्लव दास गुप्ता एवं लेस्ले रॉय ने पाया कि गांव में उपलब्ध स्रोतों का असमान वितरण ग्रामीण आव्रजन का मुख्य कारक है, परंतु भूमिहीन एवं निर्धनतम व्यक्ति आवश्यक तौर पर आव्रजन नहीं करते। वहीं पर आव्रजन का दोहरा प्रतिमान है जिसमें युवा एवं वृद्ध, निर्धन एवं धनी, अनपढ़ एवं शिक्षित, हरिजन एवं उच्च जातियों आदि सम्मिलित हैं। शिक्षित आव्रजनकर्ताओं की भी एक विस्तृत सीमा है जिसमें स्कूल छोड़े हुए, निर्धन, मध्यम, अच्छी एवं दक्ष शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति आते हैं। शर्मा ने अपने अध्ययन में पाया कि जाति, वर्ग एवं शक्ति की पृष्ठभूमि भी शहरी ग्रामीण संपर्क एवं आव्रजन को प्रभावित करते हैं। अत्यंत निर्धनता एवं बेरोजगारी भी भारतीय गांवों से आव्रजन के लिए एक कारक के रूप में उत्तरदायी है। अमीरों की अपेक्षा निर्धन, शिक्षितों की अपेक्षा अनपढ़, उच्च जाति के लोगों की अपेक्षा निम्न जाति के लोग अधिक आव्रजन करते हैं।
दिल्ली जैसे शहरों के निर्माण कार्यों में कार्य करने वाले अधिकतर कामगार व्यक्ति एवं अमीर गांवों से आए हुए निम्न जाति के निर्धन लोग हैं। वे अपने गांव से निर्धनता, बेरोजगारी, कर्ज आदि के कारण आव्रजन के लिए विवश कर दिए गए। वे अपने अम के अतिरिक्त शहर को कुछ नहीं दे सकते। इसी कारण इसके बदले में उन्हें किसी तरह जीवनयापन भर का साधन ही मिल पाता है। शर्मा ने यह भी देखा कि आवश्यक रूप से आव्रजन जो सामाजिक या व्यावसायिक कारणों से होता है, जाति वर्ग पर निर्भर नहीं होता। यह आवश्यक नहीं कि कंगाल या शिक्षित बेरोजगार ही गांवों से शहरों की ओर आव्रजन करते हैं। अनेक महत्वाकांक्षी एवं उच्चाकांक्षी लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, क्योंकि वे इच्छाएं गांवों में पूर्ण करने के लिए अवसर उपलब्ध नहीं होते। ग्रामीण संभ्रांत वर्ग के लोग, जिसमें राजनैतिक समानता भी शामिल हैं, जिसमें हिंदू, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति भी शहरों या कस्बों में जाकर बस जाते हैं। हरित क्रांति के लाभार्थियों में से काफी संख्या शहरों में जाकर बस गए एवं उद्यमी या व्यापारी हो गए। 4.6.4 मानवावरजन का शहरी एवं ग्रामीण समाजों पर प्रभाव। मानवावरजन का प्रभाव शहरी एवं ग्रामीण दोनों समाजों पर पड़ता ही है। चूंकि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर जनसंख्या का भौगोलिक स्थान परिवर्तन होता है, आव्रजन को निम्नलिखित 3 स्तरों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. भौगोलिक स्तर। 2. वातावरणीय स्तर। सामाजिक स्तर। जनसंख्या के आकार को पलायन, मृत्यु या जन्मदर से पूर्णतया भिन्न रूप से प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप किसी गांव में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखी जा सकती है तथा गांव में काम करने वाले लोगों की कमी महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ शहरों में जनसंख्या घनत्व तथा जनसंख्या की वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या आकार बदलने से वातावरण, समाज एवं संस्कृति पर भी शहरों एवं गांवों पर प्रभाव पड़ता है। शहरी आव्रजन से वातावरण पर दबाव पड़ता है, जो यहाँ की ढांचागत सुविधाओं जैसे आवास, बिजली, पानी आदि तथा यातायात, संचार, पार्क, बाजार एवं विद्यालय आदि पर भी दबाव पड़ता है। इसके परिणाम में शहरों की अनियोजित वृद्धि होती है तथा शहर झुग्गी झोपड़ियों में बदलने लगते हैं तथा वहां पर भीड़, गलियों, सड़कें एवं मूलभूत सुविधाओं की कमी महसूस होने लगती है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित रह जाता है, क्योंकि नीति निर्धारकों का अधिक समय शहरों को ठीक करने में व्यय हो जाता है। शहरों ने, जिनमें विशेषकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि ने ग्रामीण आव्रजन के कारण अधिकतम वृद्धि को देखा व अनुभव किया है। भौगोलिक एवं वातावरणीय प्रभाव शहरों का मिश्रित प्रभाव बन जाता है। इससे बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक अस्थिरता, नियम कानून का क्षय, राजनीतिक उठापटक तथा आंदोलन आदि का उदय होता है। गांवों से होने वाले आव्रजन से तथा शहरी क्षेत्रों के प्रसार के कारण गांव या कस्बे जो शहरों से सटे होते हैं, वे भी शहरी वृद्धि की द्रुत गति के कारक हैं। ये कारक शहरी ग्रामीण संपर्क को अधिक बेहतर ढंग से समझाने के लिए पर्याप्त है तथा नए उभरते आयामों तथा संरचना के बारे में बताते हैं। शहरीकरण में बहुत बड़ा पुट ग्रामीण सामग्री का होता है, जो शहरी आबादी के मूल्यों, व्यवहार तथा आदर्शों के बारे। बोध प्रश्न 2। 1. मानवावरजन क्या है? 2. आव्रजन के खींचे एवं धकेल पक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? 4.7 भारत में शहरी ग्रामीण संपर्क। भारत में शहरी ग्रामीण संपर्क में सदैव से ही सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक पक्ष आ रहा है। भारत की पारंपरिक संस्कृति में शिक्षित महापरंपरा तथा इनका निम्न परंपरा के साथ संबंध को मैकिम मेरियट ने गांव के संदर्भ में उजागर किया है, जो कि प्रोकियालाइजेशन या नीचे की ओर चलन की अवधारणा है, जिसमें निम्न परंपरा के तत्वों का ऊपर की तरफ चलन होता है। श्रीनिवास ने भी संस्कृतिकरण के द्वारा, जो कि निम्न एवं उच्च सांस्कृतिक समूहों का एक प्रकार का संपर्क ही है, बताया गया कि कैसे एक का व्यवहार दूसरे को प्रभावित करता है। बी.आर. चौहान ने टाउन इन ट्राइबल सेटिंग तथा योगेश अटल ने लोकल कम्युनिटी एंड नेशनल 1971 में शहरों एवं गांवों के बीच के संबंध को बताया है। गांव एवं शहरों के संबंध में अधिकतम अध्ययन संचार एवं संस्कृति के द्वारा ही किए गए हैं। ये विकास के बड़े बड़े कार्य
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई प्रजातंत्रीकरण की प्रक्रिया के तौर पर हुए संपर्क की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हैं। भारत में ग्रामीण शहरी संपर्क को जो सामाजिक जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में हो रहा है निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 4.8 भारत में शहरी ग्रामीण संपर्क के क्षेत्र एवं प्रक्रियाएं। बी.आर. चौहान के अनुसार ग्रामीणों के गांव से बाहर की दुनिया के साथ संपर्क उनके रहन सहन पर पड़ने वाले प्रभावों से झलकते हैं जो शहरी एवं ग्रामीण दोनों अंगों पर दिखाई देते हैं। इसलिए उनके जीवन स्तर को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता। पारंपरिक क्षेत्र। पारंपरिक संपर्क हमें प्रशासनिक संपर्क, छोटे बाजारों तथा तीर्थ स्थान आदि के द्वारा दिखाई देता है। आधुनिक क्षेत्र। आधुनिक संपर्क हमें वाणिज्यिक बिक्री जिनमें फसल उत्पाद, कीमती सामान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सम्मिलित हैं। चौहान ने इस संपर्कों को निम्नांकित क्षेत्रों में विभक्त किया है। 0 सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, प्रशासनिक एवं राजनैतिक प्रक्रियाएं, आर्थिक प्रक्रियाएं, शहरी ग्रामीण संपर्क, पारंपरिक एवं आधुनिक। इन तीनों प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही होता है। सांस्कृतिक, प्रशासनिक, आर्थिक को हम अब विस्तार से स्पष्ट करते हैं। सांस्कृतिक प्रक्रियाएं शिक्षित महापरंपरा एवं अनपढ़ ग्रामीण लोकजनों की निम्न परंपरा के बीच अंतर्संबंध पाए जाते हैं। ये परंपराएं स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत हैं। अधिकतम मामलों में संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न परंपरा के लोग उस व्यवहार को अपनाने की कोशिश करते हैं जो उच्च परंपरा के लोग अपने जीवन में करते हैं। प्रोक्रियालाइजेशन या महापरंपरा का नीचे की ओर के बहाव में मूल्यों एवं रीतियों का नीचे की ओर बहाव होता है। वहीं दूसरी ओर सार्वत्रिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न या स्थानीय परंपरा के लोग ऊपर की ओर उठकर उच्च परंपराओं को अपना लेते हैं। इस प्रकार से शहर अधिक मजबूत एवं व्यापक क्षेत्रीय परंपराओं के जटिल प्रकार में विशिष्टता लिए हुए स्थान एवं विधाओं में होते हैं। शहर के धार्मिक केंद्र। शहर के पवित्र परंपराओं को बढ़ती विशिष्टता के साथ विविध श्रद्धालुओं को भी जोड़ते हैं। ये धार्मिक स्थल ग्रामीण एवं शहरी लोगों के मिलन बिंदु के केंद्र बन गए हैं जिनमें लोक विकास संस्थाएं जैसे धर्मशाला एवं व्यावसायिक पुजारी आदि सम्मिलित हैं। संचार के साधनों में विकास के कारण तीर्थाटन का महत्व बढ़ गया है। इस संपर्क को बढ़ाने में अनेक अभिकरण सहायक हैं। हम आसानी से देख सकते हैं कि उन्नत यातायात के साधनों, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली आदि की सहायता से लोगों का तीर्थ स्थलों पर जाना आसान हुआ है। ग्रामीण जब अपने दैनिक जीवन के त्योहार एवं धार्मिक क्रियाकलाप जैसे विवाह एवं मृत्यु आदि अवसरों पर आयोजन करते हैं तो वे उपहारों के रूप में अपने संपर्कों को शहर से आदान प्रदान करते हैं। बड़े बड़े गांवों ने अपने यहाँ इन संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुविधा केंद्रों की स्थापना भी कर ली है जिनसे शहरी ग्रामीण संपर्क बढ़ाने में सहायता मिलती है। गांव की मूल्य आधारित व्यवस्था के अंदर के युग में केंद्रों के रूप में गांवों को देखा जाता है। अब मनोरंजन एवं अन्य अवसरों पर इनको प्रस्थिति सूचक के तौर पर देखा जाता है। अब ग्रामीण अपने उत्सवों में शहरी तौर तरीके अपनाने लगे हैं जिनमें विशेष संगीत जो शहरों से आता है, फिल्मी संगीत, आतिशबाजी, अनेक प्रकार के शहरी व्यंजन बनाने के लिए विशेष रसोइये, फाइबर से बने आधुनिक वस्त्र, स्कूटर, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेडियो, पंखे आदि सम्मिलित हैं। इसमें लड़की पक्ष की तरफ से लड़के पक्ष को दिया जाने वाला दहेज का सामान भी है जिसमें महंगे शहरी सामान जैसे आभूषण, डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, महंगे स्टील के बर्तन आदि। इन आयोजनों में दंगल तथा कवि सम्मेलन, नौटंकी आदि के कार्यक्रम भी होते हैं। संचार संजाल के प्रसार के कारण अब शहर गांवों के अंदर तक पहुंच गए हैं। अब टीवी शहरों से निकलकर दूर दराज के गांवों तक पहुंच चुका है, जबकि रेडियो तो पहले से ही अच्छे संवाद का साधन सिद्ध हो चुका था। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम किसानों को मनोरंजन के साथ साथ अन्य जानकारियां भी उपलब्ध करवाते हैं। रेडियो पर भी ग्रामीण कार्यक्रम सुनाए जाते हैं परंतु ग्रामीणों का रुझान संगीत तथा मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रमों आदि की तरफ अधिक रहता है। इसी तरह सिनेमा भी शहरी एवं ग्रामीण लोगों के मिलन केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार मीडिया दो तरफा ट्रैफिक की तरह संचार का कार्य करता है जिसमें शहरी ग्रामीण जनता आपस में विशेष अवसरों पर मिलती है।
प्रशासनिक एवं राजनैतिक प्रक्रियाएं। ग्रामीण शहरी संपर्क की प्रशासनिक एवं राजनैतिक प्रक्रियाओं का इतिहास बहुत लंबा है। शासकों के द्वारा भूतकाल में गांवों को राजस्व इकाई मात्र ही माना जाता था। शासकों ने अनेक ऐसे प्रबंध कर रखे थे जो गांवों से राजस्व एकत्र करने का कार्य करते थे। इसी कारण से अनेक बिचौलिए अस्तित्व में आए, जैसे पटवारी, मुखिया, जमींदार, लंबरदार, जागीरदार एवं राजा। भारत में ब्रिटिश शासन के समय गांव एवं प्रशासन के बीच संपर्क का कार्य जमींदार करते थे। ग्रामीणों एवं प्रशासन के संबंध आसान नहीं थे। अनेक जनजातियों के द्वारा किए गए विद्रोह बाद वे भी स्वतंत्रता संग्राम का अंग बन गए। इससे स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में इसने नई प्रक्रिया जोड़ दी, जब गांधी ने एहसास किया कि निर्धन ग्रामीणों एवं निर्धन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका होती है। इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में किसानों की समस्या को भी सम्मिलित करना प्रारंभ कर दिया, जिसके लिए कुटीर उद्योग एवं शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए। भूमि सुधार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को पंचायती राज तथा पार्टी संगठन का प्रसार, शहरी से ग्रामीण स्तर तक शहरी ग्रामीण संपर्क को दृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से किया। राजनीति इसके पश्चात पारंपरिक समूहों जैसे गांव, जाति, परिवार तथा अन्य अंगों में बांटने लगी। बिचौलियों एवं दलालों ने, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, ग्रामीण शहरी संपर्क करने के लिए एक नियत संपर्क सूत्र स्थापित किया। आर्थिक प्रक्रियाएं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय से ही आर्थिक संबंध कपास, जूट आदि की कृषि के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत रूप से फैले हुए थे। इसमें आसाम के चाय बागान में दूर दराज के जनजातीय मजदूरों को लगाकर काम का लिया जाना एवं सड़क, नहर तथा रेलवे के निर्माण के लिए मजदूरों का लगाना। उद्योगों की प्रारंभिक वृद्धि की स्थिति में ग्रामीण मजदूरों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार से बड़ी संख्या में कोलकाता, मुंबई आदि शहरों को आव्रजन किया। प्रारंभ में लोग आजीविका कमाने के लिए शहरी केंद्रों में जाते हैं तथा अपने पैतृक स्थान पर रिटायरमेंट के बाद या फिर मनोरंजन आदि के लिए बाजारों आदि में जाकर अर्धाव्रजन करते हैं। इस पक्ष से वे रहते तो शहर में है, परंतु प्रभावित गांवों को करते हैं। हरित क्रांति एवं वाणिज्यिक फसलों के चलन में आ जाने के कारण ग्रामीणों और शहरों के बीच दूरियों और कम हो गईं। हरित क्रांति के कारण नए आर्थिक घरानों ने गांवों में उन्नत खाद, बीज, कीटनाशक, उन्नत तकनीक को बेचने के लिए डीलरों की तलाश प्रारंभ कर दी। नई तकनीक जो कृषि सेवा के उद्देश्य से लाई गई थी, ने आधुनिक तकनीकों को किसानों के घर तक पहुंचा दिया, जिससे किसानों को प्रशासनिक केंद्रों, शहरी बाजारों के साथ अनेक कारणों से, जैसे बिजली कनेक्शन, ट्यूबवेल लगवाना, पंपिंग सेट लगवाना, तेल खरीदना, गन्ने को चीनी मिल तक पहुंचाना, खाद्यान्नों को बाजार तक पहुंचाना, अनेक प्रकार के ऋणों को या अन्य बैंकिंग सेवाओं का लेना आदि के द्वारा संपर्क स्थापित होने प्रारंभ हुए। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 4.9 शहरी ग्रामीण संपर्क के मुख्य मध्यस्थ। हरित क्रांति ने अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे कृषि के बढ़ते हुए यंत्रीकरण, प्रजातंत्रीय एवं प्रशासनिक क्रम के प्रसार ने ग्रामीणों के लिए अनेक कार्यक्रम दिए हैं। ये क्षेत्र ग्रामीणों एवं शहरों के बीच संपर्क अनेक प्रकार के मध्यस्थों के लिए खुल गए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की आवश्यकताएं सर्वप्रथम प्रगतिशील ग्रामीणों के समूहों ने महसूस की। हालांकि अपनी जटिल एवं औपचारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें कुछ विशेष गुणों को सीखने की आवश्यकता भी थी। वे जानकार एवं परिचितों के माध्यम से कई 11 एवं अज्ञात क्षेत्रों के गद्य संभावनाएं तलाशने लगे। इसके लिए उन्होंने अपने संबंधों को औपचारिक रूप से ग्रामीणों के साथ बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मुख्य मध्यस्थों में गांव के सम्भ्रांत व्यक्ति, दलाल, राजनीतिज्ञ, कानूनी एवं आर्थिक सलाहकार आदि थे। ये एक दूसरे के साथ अपने संबंधों के कारण कसकर बंधे थे। कानूनी सलाहकारों का कार्य समस्याओं को बातचीत के द्वारा या समझ पैदा करके दलों का सुलहनामा करवाना था। इसी प्रकार राजनैतिक नेता भी समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि के लिए मशीनों की खरीद के लिए बाजार की जानकारी, वित्त की संभावना तथा किसी बिचौलिए मिस्त्री का बिचौलिए के रूप में होना आवश्यक है।
इस मामले में किसी नेता या प्रभावी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। चूंकि राजनीतिक नेताओं को अपने चुनाव क्षेत्र में अपने मतदाताओं का समर्थन चाहिए होता है, इस कारण से वे ग्रामीण राजनीति में मुख्य बिचौलियों की तरह व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी पहचान एवं मध्यस्थता बनाकर रखने का अवसर मिल जाता है। दलाल वो लोग होते हैं जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते हैं तथा उन्हें व्यावहारिक ज्ञान जैसे कानूनी तथा बाजार की समझ होती हैं। ये दलाल तथा ग्रामीण प्रभुजन आपस में गहरे संबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं जो उनके क्रियाकलाप को प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संबंधों पर आधारित होते हैं। आदि शहरों को आव्रजन किया। प्रारंभ में लोग आजीविका कमाने के लिए शहरी केंद्रों में जाते हैं तथा अपने पैतृक स्थान पर रिटायरमेंट के बाद या फिर मनोरंजन आदि के लिए बाजारों आदि में जाकर अर्धाव्रजन करते हैं। इस पक्ष से वे रहते तो शहर में है परंतु प्रभावित गांवों को करते हैं। हरित क्रांति एवं वाणिज्यिक फसलों के चलन में आ जाने के कारण ग्रामीणों और शहरों के बीच दूरियों और कम हो गईं। हरित क्रांति के कारण नए आर्थिक घरानों ने गांवों में उन्नत खाद, बीज, कीटनाशक, उन्नत तकनीक को बेचने के लिए डीलरों की तलाश प्रारंभ कर दी। नई तकनीक जो कृषि सेवा के उद्देश्य से लाई गई थी, ने आधुनिक तकनीकों को किसानों के घर तक पहुंचा दिया, जिससे किसानों को प्रशासनिक केंद्रों, शहरी बाजारों के साथ अनेक कारणों से जैसे बिजली कनेक्शन, ट्यूबवेल लगवाना, पंपिंग सेट लगवाना, तेल खरीदना, गन्ने को चीनी मिल तक पहुंचाना, खाद्यान्नों को बाजार तक पहुंचाना, अनेक प्रकार के ऋणों को या अन्य बैंकिंग सेवाओं का लेना आदि के द्वारा संपर्क स्थापित होने प्रारंभ हुए। 4.9 शहरी ग्रामीण संपर्क के मुख्य मध्यस्थ। हरित क्रांति ने अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे कृषि के बढ़ते हुए यंत्रीकरण, प्रजातंत्रीय एवं प्रशासनिक क्रम के प्रसार ने ग्रामीणों के लिए अनेक कार्यक्रम दिए हैं। ये क्षेत्र ग्रामीणों एवं शहरों के बीच संपर्क अनेक प्रकार के मध्यस्थों के लिए खुल गए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की आवश्यकताएं सर्वप्रथम प्रगतिशील ग्रामीणों के समूहों ने महसूस की। हालांकि अपनी जटिल एवं औपचारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें कुछ विशेष गुणों को सीखने की आवश्यकता भी थी। वे जानकार एवं परिचितों के माध्यम से कई 11 एवं अज्ञात क्षेत्रों के गद्य संभावनाएं तलाशने लगे। इसके लिए उन्होंने अपने संबंधों को औपचारिक रूप से ग्रामीणों के साथ बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मुख्य मध्यस्थों में गांव के सम्भ्रांत व्यक्ति, दलाल, राजनीतिज्ञ, कानूनी एवं आर्थिक सलाहकार आदि थे। ये एक दूसरे के साथ अपने संबंधों के कारण कसकर बंधे थे। कानूनी सलाहकारों का कार्य समस्याओं को बातचीत के द्वारा या समझ पैदा करके दलों का सुलहनामा करवाना था। इसी प्रकार राजनैतिक नेता भी समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि के लिए मशीनों की खरीद के लिए बाजार की जानकारी, वित्त की संभावना तथा किसी बिचौलिए मिस्त्री का बिचौलिए के रूप में होना आवश्यक है। इस मामले में किसी नेता या प्रभावी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। चूंकि राजनीतिक नेताओं को अपने चुनाव क्षेत्र में अपने मतदाताओं का समर्थन चाहिए होता है, इस कारण से वे ग्रामीण राजनीति में मुख्य बिचौलियों की तरह व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी पहचान एवं मध्यस्थता बनाकर रखने का अवसर मिल जाता है। दलाल वो लोग होते हैं जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते हैं तथा उन्हें व्यावहारिक ज्ञान जैसे कानूनी तथा बाजार की समझ होती हैं। ये दलाल तथा ग्रामीण प्रभुजन आपस में गहरे संबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं जो उनके क्रियाकलाप को प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संबंधों पर आधारित होते हैं। यह शक्ति संरचना एक नए रूप को इंगित करती है जो प्रजातंत्रीय शक्ति है, जो एक फ्रेंचाइजी व्यवस्था पर आधारित है। शक्ति के संचालन एवं रूपरेखा में राजनीतिक दलों की प्रभावी भूमिका होती है। जब हम शक्ति धारकों की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो पाते हैं कि पारंपरिक सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति, नातेदारी, धर्म एवं आधार आदि राजनीतिक हलचल एवं रुख को बहुत क्रियाशीलता से प्रभावित करते हैं। अतः सभी संरचनाओं में सांस्थानिक सत्यता है। हालांकि संस्कृति के प्रसार से इनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं भी सामने आई है।
मध्यस्थता करने वाले सामाजिक संस्थानों ने अपना अस्तित्व इसी कारण से बचाकर रखा कि शहरी ग्रामीण आव्रजन एवं उनके आपसी संपर्क के कारण उचित आधार निरंतर मिलता रहा। यही कारण है कि शहरी समाज गांवों पर बहुत अधिक प्रभाव डालने में असफल रहा। सांस्कृतिक परिवर्तन जो कि भौतिक एवं तकनीकी कारणों से आए हैं, ने ग्रामीण समाज पर भी प्रभाव डाला है। 4.11 सारांश। शहरी ग्रामीण संपर्क का तात्पर्य उन व्यावहारिक प्रतिमानों से है जो शहरी एवं ग्रामीण समाजों के मध्य सांस्कृतिक, राजनैतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक आधारों पर हुआ करता है। ये संवाद पारंपरिक एवं आधुनिक दोनों ही समाजों के मध्य होता है। नई राजनैतिक एवं आर्थिक स्थितियों में नए नए क्रिया क्षेत्रों को जन्म दिया है, यहाँ तक कि उन ग्रामीणों में भी जिनमें की कम जागरूकता एवं जानकारी है। फलस्वरूप इन समाजों में अनेक मध्यस्थों के लिए स्थान बन गया जो शहरी ग्रामीणों के मध्य होने वाले संपर्क, मेलजोल एवं संवाद में मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं, जिनमें राजनैतिक, कानूनी एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना भी सम्मिलित है। 4.12 प्रमुख शब्द शहरी ग्रामीण संपर्क। यह शहरी एवं ग्रामीण समाज के बीच होने वाला व्यवहारगत आदान प्रदान है जो सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक आयामों में पारंपरिक एवं आधुनिक क्षेत्रों में घटित होता है। शहरी ग्रामीण स्पष्टीकरण। यह शहरी एवं ग्रामीण समाज के बीच का सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक संपर्क सूत्र होता है। देशी शहरी गठजोड़। यह संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक समझौता है जो कि शहर एवं गांवों के मध्य एक निश्चित अनुपात में होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।